नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इसके पहले अपन है ना आयनन और वियोजन में थोड़ा अंतर है ना जान लेते हैं कि आखिर जो आयनन है और वियोजन वो क्या कहलाता है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, उनकी ठोस अवस्था में ही आयन पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही आयनिक यौगिक को पानी में अपन डालते हैं तो जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि NaCl है, नमक है, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था में भी उसमें क्या है, आयन पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही नमक को अपन पानी में डाल देंगे तो वो दोनों आयन यानी कि प्लस और जो माइनस है, यानी कि सोडियम प्लस और क्लोरीन जो माइनस होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया है वो वियोजन कहलाती है। आयनन क्या होता है, तो एक जो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है जैसे कि HCl, तो उसमें क्या है, पहले से आयन मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब उसको पानी में अपन डालते हैं तो वो क्या है, आयनों का निर्माण करता है और वो आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि पानी में डालने से ही उसमें आयन का निर्माण होता है, ठीक है ना। और वो आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो कहलाती है आयनन, ठीक है ना। वैसे सामान्य तौर पर दोनों को अपन एक ही शब्द मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इसमें भी आयन बनते हैं वियोजन अभिक्रिया में, और जो आपके आयनन है उसमें भी आयन बनते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में क्या होता है कि है ना, लगभग एक ही शब्द का इस्तेमाल अपन है ना ये करते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें आयनन और वियोजन में अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है उसमें, वो अपन ने जान लिया है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। जो वैज्ञानिक है ओस्टवाल्ड, इन्होंने जो नियम है वो अपने अपन ने दो प्रकार के है ना अपघट्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। एक होते हैं विद्युत अपघट्ट, एक होते हैं विद्युत अनपघट्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, जो जल में क्या है ना, किसी पदार्थ को जल में घोलने पर वो विद्युत का चालन करते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। तो ये सब अपन ने अगली है ना इसकी पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ रखा है। इसके बाद जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, या जो मान चलो जो विद्युत अपघट्ट है ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो जो ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है ये दुर्बल विद्युत अपघट्टों पर लागू होता है। इनका जो नियम है ये प्रबल विद्युत अपघट्टों और जो सांद्र विलयन होते हैं, ठीक है ना, उन पे ये है ना लागू नहीं होता है। तो जो वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड है, तो इसमें अपन लिखेंगे वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने ओस्टवाल्ड ने दुर्बल विद्युत अपघट्टों दुर्बल विद्युत अपघट्टों दुर्बल विद्युत अपघट्टों पर रासायनिक साम्यावस्था का रासायनिक साम्यावस्था का रासायनिक साम्यावस्था का नियम लागू कर एक नियम प्रस्तुत किया एक नियम प्रस्तुत किया एक नियम प्रस्तुत किया जिसे
जिसे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्टों के इस नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती या सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस नियम को अपन है ना ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ठीक है ना, जो दुर्बल विद्युत अपघट्टों पर लागू होता है। ठीक है ना, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के जो आयनन की मात्रा है वो तनुता के वर्गमूल के समानुपाती या बोल दे अपन है ना सांद्रता के है ना वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती होती है अर्थात अल्फा समानुपाती √v। यह दूसरा पार्ट है अल्फा समानुपाती 1 अपॉन √c 1 अपॉन c। अल्फा समानुपाती √c, जहां पे अल्फा ये क्या है, ये आयनन की मात्रा है। अल्फा आयनन की मात्रा, भी है विलयन का आयतन। यहाँ पे क्या है, ये सी क्या है, ये सांद्रता होती है। ये है सी सांद्रता या विलयन की सांद्रता, ये हम इसको मोलर सांद्रता कहते हैं। इसका जो है ना लिमिटेशन ये है इसकी, ये जो नियम है ये प्रबल विद्युत अपघट्टों पर नहीं लगाया जा सकता। और इसके अलावा जो सांद्र विलयन होते हैं उसके लिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम देखा, है ना। इसके बाद अपन कुछ अम्ल क्षार से संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अम्लीय क्षारकों की जो परिभाषा है वो इसमें दी है। तो अपन एक बाई, है ना, क्रम बाई क्रम देख, है ना, उनको देखेंगे अपन, ठीक है ना। अम्ल और क्षारकों से संबंधित कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। अब अपन अम्ल एवं क्षारकों की जो वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की, है ना, परिभाषाएं या ये कह ले अपन अवधारणाएं दी गई हैं, है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली है वो है आर्हेनियस की धारणा। तो ये जो अवधारणा है ये अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो छोटी क्लासें हैं, ठीक है ना। तो इसी में अपन, है ना, इसको ही मानते हैं कि मतलब अम्ल वह होते हैं जिनमें H+ आयन होते हैं और क्षार वो होते हैं जिनमें OH- आयन होते हैं। तो एक सिंपल सी, है ना, अवधारणा या परिभाषा है अम्ल और क्षारकों की। लेकिन इसके अलावा भी, है ना, बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिनमें H+ नहीं होता है, जैसे कि CO2 है ना, अम्लीय गुण दर्शाता है लेकिन उसमें H+ नहीं होता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे क्षार हैं जिनमें OH आयन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्षारीय गुण दर्शाते हैं, जैसे कि NH3 यानी कि अमोनिया। इस प्रकार जो आर्हेनियस की धारणा है ना, ये सभी यौगिकों या जो, है ना, जो जितने भी अम्ल क्षार है वो सभी पर क्या है, लागू नहीं हो पाती है। इसके अलावा ये जो अवधारणा है आर्हेनियस की, ये केवल जलीय विलयन पर ही लागू होती है, यानी कि अम्ल को यदि अपन जल में घोल देंगे तभी वो अम्लीय स्वभाव दर्शाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि उसको पानी नहीं मिले या पानी ना रहे उसमें, ठीक है ना, तो वो क्या है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। या ये देखिए, कह दे अपन कि H+ आयन नहीं देता है। अकेले केवल HCl में H+ आयन नहीं होते हैं, पहले उसको अपन पानी में घोलते हैं तभी उसमें H+ आयन होते हैं और वो अम्लीय गुण दर्शाता है, यानी कि अम्लीय की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार जो NaOH है, ठीक है ना, उसको भी यदि आप अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है ना, तभी क्या है वो, है ना, क्षार की भांति व्यवहार करता है। और यदि मान के चलिए ऐसी, है ना, NaOH है उसमें पानी नहीं है तो वो क्या है, क्षार की भांति व्यवहार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो कंपाउंड के केवल, ठीक है ना, जलीय विलयन पर ही लागू होती है। तो इसमें अपन देखेंगे पहले अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन जिसको अपन बोलते हैं H+ आयन देते हैं। जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं तो ये क्या है, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं जैसे कि HCl है, इसको जो अपन पानी में घोलेंगे, HCl को जब अपन पानी में घोलते हैं तो ये क्या करता है, H+ और Cl- बनाता है, H+ और Cl- बनाता है। AQ का मतलब एक्वस है, H+ बनाता है। ये जो H+ है ये पानी यानी कि जल से क्रिया करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है ना।
H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जो HCl है, यदि शुष्क लिटमस पत्र पर इसको केवल HCl को डाला जाए तो वो लिटमस पत्र को के रंग को नहीं बदलता है, ठीक है ना। जब इसमें अपन पानी मिलाएंगे तभी ये क्या है, लिटमस पत्र के कलर को बदल पाता है। यानी कि जो अम्ल क्या होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अपन अम्ल क्षार में अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अम्ल क्षार की अपन परिभाषा देख लें और उसके बाद फिर अम्ल और क्षार को में अपन अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए अम्ल, ये हो गए अम्ल। इसी प्रकार क्षार क्या होते हैं, इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। ये जल से क्रिया करके, है ना, H3O पॉजिटिव बनाते हैं। इसी प्रकार क्षार देखेंगे अपन। क्षार क्या होती है, क्षार वे पदार्थ है क्षार वे पदार्थ है क्षार वे पदार्थ हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, या जिसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। NaOH Na प्लस OH माइनस, ऐसे लिख लो इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख लो इसको, ठीक है। NaOH को पानी में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस आयन बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्षारीय गुण दर्शाता है। जो OH माइनस है ये क्षारीय गुण दर्शाता है और जो H प्लस है ये अम्लीय गुण दर्शाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो केवल जलीय विलयनों में ही, है ना, होती है। और इस प्रकार का जो आर्हेनियस का जो नियम है वो CO2 के अम्लीय होने का व्यवहार नहीं बताता है कि CO2 अम्लीय होता है, और जो NH3 वो क्षारीय क्यों होता है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंपाउंड यानी कि जिसमें H प्लस और OH माइनस है, केवल उनकी ये व्याख्या कर पाता है ना, अम्ल क्षारकों की। इसके अलावा ये, है ना, जिनमें अम्ल नहीं हो, जिनमें H प्लस नहीं हो, जिनमें OH माइनस नहीं है, वो इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाता। तो ये, है ना, सिद्धांत की या इस धारणा की कमी है। इसके बाद अपन अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है आपका ब्रोनस्टेड एवं लॉरी की संकल्पना, ब्रोनस्टेड एवं लॉरी की अवधारणा। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो क्या है, पानी में घुल सकते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पानी में नहीं घुल सकते हैं। तो जो पानी में घुल सकते हैं, ठीक है ना, तो उनकी तो ये व्याख्या कर देता है ना। लेकिन इसके अलावा जो पानी में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है ना, तो उनके अम्ल और क्षार होने का ये पता या मान के चलो जो जानकारी है वो नहीं दे पाता है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत की ये कुछ कमियां थी। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है ना, इनकी सिद्धांत जो कमियां थी, उनकी कमी को पूरा करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, ब्रोनस्टेड एवं लॉरी।
तो इन्होंने अपनी अम्ल क्षार को समझाने के लिए अवधारणा प्रस्तुत की, है ना। तो इन्होंने प्रोटॉन दाता और, है ना, प्रोटॉन ग्राही के रूप में अम्ल और क्षार को समझाने का प्रयास किया। ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा जो सिद्धांत दिया था वो थी लुईस थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ना, इन थ्योरी को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है। इसी अम्ल क्षारकों से संबंधित 2 सिद्धांत और दिए गए, तो वो 2 सिद्धांत हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।